गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी का फैकल्टी आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बॉटनी के यूनिट 1 का टॉपिक लेके हाजिर हूँ और टॉपिक का नाम है डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, तथा आरएनए को कहा जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो डीएनए जो होता है उसकी संरचना के बारे में मैंने बताया था कि डीएनए की जो है द्विकुंडलित जो संरचना है जिसका निर्माण दो कुंडली के द्वारा होता है, उसे किसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। और वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए के दो कुंडली से निर्मित संरचना होती है और दोनों कुंडली जो होती है वो क्या होती है, आपस में असमानांतर होती है। एक कुंडली का 5 छोर से तीसरा छोर दूसरी कुंडली के 3 छोर से 5वीं छोर से क्या होता है, जोड़े बनाता है। दूसरी बात उन्होंने की थी कि जो दोनों कुंडलित होते हैं, द्विकुंडली संरचना होती है, तो प्रत्येक कुंडली जो होती है वो एक दूसरे क्या होती है, पूरक होती है। पूरक होने का अर्थ ये है कि एक कुंडली पर एडेनिन जो है दूसरे कुंडली पर थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और एक कुंडली पर आपका साइटोसिन जो है दूसरे कुंडली पर जो है ग्वानिन नाइट्रोजिनस क्षार से जोड़ा बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो एडेनिन जो है जब भी यह जोड़ा बनाएगा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, और साइटोसिन जो है ग्वानिन से जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। तो उन्होंने बताया था कि जो एक पूरी कुंडली होती है डीएनए की कंप्लीट, जिसको हेलिक्स कहते हैं, उसमें कितने जोड़े बेस पेयर होते हैं, उसमें 10 जोड़े बेस पेयर होते हैं। और एक जो है पूर्ण कुंडली की लंबाई जो होती है, पूर्ण डीएनए हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम होती है। और 34 एंगस्ट्रम किसकी लंबाई है, 10 जोड़े नाइट्रोजनस क्षार की लंबाई है। तो प्रत्येक जोड़े के बीच, प्रत्येक नाइट्रोजनस क्षार के जोड़े के बीच की लंबाई क्या हो गई, 3.4 एंगस्ट्रम हो गई। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएनए प्रतिकृति के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए का एक विशेष गुण होता है अपने जैसी कुंडली नुमा संरचना का निर्माण करना, और डीएनए की और वह जैविक प्रक्रिया जिसमें डीएनए जो है अपनी जैसी प्रतिकृति का निर्माण करता है, अपनी जैसे कॉपी का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो ये आपकी डीएनए की संरचना हो गई। डीएनए की संरचना, इसके बारे में मैंने बताया था कि शर्करा तथा फॉस्फेट जो है इसके ढांचे का निर्माण करते हैं, बैकबोन का निर्माण करते हैं। और नाइट्रोजन क्षार जो है 2 कुंडलियों में जोड़ा बनाते हैं। यहाँ साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, वैसे ही अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा। फिर यहाँ आपका थाइमिन जो है दूसरे कुंडली में आपका जो है एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, और ऐसे करके जो है नाइट्रोजन क्षार जो है 2 कुंडली में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से इनका जुड़ाव होता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल जो है, अलग अलग प्रारूप प्रस्तुत किया है डीएनए प्रतिकरण का, प्रतिकृति का, डीएनए रेप्लिकेशन का। उसमें आपका जो प्रसिद्ध नाम है मेसेल्सन एंड एस्टॉल, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए प्रतिकृति का प्रारूप जो दिया है, जो मॉडल जो दिया है, उनका नाम है टेलर। तो 2 वैज्ञानिकों ने ये डीएनए जो रेप्लिकेशन है, प्रतिकृति है, इसके 2 प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं। पहला प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मेसेल्सन एंड एस्टॉल के द्वारा। मेसेल्सन तथा एस्टॉल
तथा स्टॉल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल। और दूसरे वैज्ञानिक ने जो डीएनए के प्रतिकृति का प्रारूप प्रस्तुत किया था उनका नाम था टेलर। क्या नाम था? टेलर। अब जो मेसेल्सन तथा स्टॉल जो थे, इन्होंने जो है ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई, जिसे हम कहते हैं इस्चरीशिया कोलाई, इस्चरीशिया कोलाई, ये क्या होता है? जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, जिसे हम ई कोलाई कहते हैं, ई कोलाई। और दूसरा जो इन्होंने इस पर काम किया था, मेसेल्सन तथा स्टॉल ने ई कोलाई पर काम किया था, और टेलर ने काम किया था वीसिया अल्बा पर काम किया था। वीसियो अल्बा इस पौधे पर काम किया था, वीसियो अल्बा। तो वीसियो अल्बा पर टेलर ने काम किया था, और मेसेल्सन तथा स्टॉल ने किस पर काम किया था? ई कोलाई नामक जीवाणु पर काम किया था। तो मेसेल्सन या स्टॉल ने जो सेमी कंजर्वेटिव जो अर्ध संरक्षण जो प्रारूप जो प्रस्तावित किया था, उसके अनुसार जो है जब डीएनए का प्रतिकृति होता है तो डीएनए की एक कुंडली जो है क्या बनाती है, दूसरे एक कुंडली जो है अपने समान क्या होती है? प्रतिकृति बनाती है, और दूसरी कुंडली भी जो है अपने समान क्या होती है? एक क्या होती है? प्रतिकृति बनाती है, जिसे क्या होता है? डीएनए के दो अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और प्रत्येक कुंडली जो होती है एक दूसरे क्या होती है? असमानांतर होती है, नहीं अनपैरेलल होता, असमानांतर होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, जो प्रतिकृति होता है, डीएनए का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो कोशिका चक्र के किस चरण में संपन्न होता है? आपको पता होगा कि कोशिका विभाजन जो होता है, जैसे असूत्री विभाजन, माइटोसिस जिसे हम कहते हैं, तो माइटोसिस में दो अवस्था होती है, एक को कहा जाता है इंटरफेज, दूसरे कहा जाता है आपका जो है माइटोटिक फेज। सो दो अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, एक को कहा जाता है इंटरफेज और दूसरे को कहा जाता है माइटोटिक फेज। सो इंटरफेज जो होता है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं? G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। सो समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक को इंटरफेज या विरामावस्था भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, इंटरफेज या विरामावस्था, या विरामावस्था चरण जिसको कहते हैं। और दूसरा जो होता है माइटोटिक फेज, नहीं समसूत्री चरण भी जिसे कहते हैं, समसूत्री चरण। अब जो है जो विरामावस्था चरण है, इसे तीन भागों में बांटा गया है, G1 तथा S तथा G2। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, केंद्रक विभाजन तथा जीवद्रव्य विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और निर्मित दो पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या है वो मातृ कोशिका के समान होती है। जैसे अगर आपकी मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 4 है तो उसके द्वारा समसूत्री विभाजन के पश्चात निर्मित जो पुत्री कोशिकाएं होगी उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या 4 होती है। तो समसूत्री विभाजन को दो चरण में बांटा जाता है, इंटरफेज जिसे विरामावस्था चरण कहते हैं, बहुत सारी इसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और दूसरा होता है माइटोटिक फेज जिसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री चरण कहते हैं।
और विरामावस्था चरण या विराम चरण जो है उसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों में अध्ययन किया जाता है। पहला भाग उसका G1, दूसरा होता है S और तीसरा होता है G2। और जो यहाँ जो माइटोटिक फेज है, समसूत्री चरण जो कहते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। केंद्रक विभाजन, इसमें क्या होता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है। तो एक बार में एक केंद्रक से क्या होगा, 2 केंद्रक का निर्माण होगा। और केंद्रक के निर्माण के पश्चात क्या होता है, आपका जीव द्रव्य का विभाजन होता है। तो पहले आपका विरामावस्था चरण में कोशिका को विभाजित करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसका निर्माण किसमें होता है, आपका इंटरफेज। बहुत सारे एंजाइम्स या प्रोटीन जो होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं, उनका निर्माण किसमें होता है, इंटरफेज में होता है। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी किसमें होता है, ये विरामावस्था में चरण होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण और कुछ दूसरे अन्य प्रोटीन का निर्माण जो होता है किसमें होता है, विरामावस्था चरण में होता है। और विरामावस्था चरण को 3 भागों में बांटा गया, G1 फेज, G1 चरण, S और G2 में बांटा गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो DNA प्रतिकृति की जो विधि जो है, जो जैविक विधि है DNA रेप्लिकेशन, वो किस चरण में संपन्न होता है, इंटरफेज विरामावस्था चरण के एस फेज में क्या होता है, आपका संपन्न होता है। तो DNA रेप्लिकेशन जो है आपके किस चरण में संपन्न होता है, एस फेज में होता है। ठीक है, तो एस फेज में क्या होगा, DNA की मात्रा क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, क्योंकि आपका जो है एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, दोनों पुत्री कोशिकाओं में समान होती है। ठीक है, हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों पुत्री कोशिकाओं में DNA की जो मात्रा होगी, DNA की मात्रा क्या होती है, दोनों पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान होती है। तो ये आपकी मातृ कोशिका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये होगी आपकी मातृ कोशिका हो गई, जिसे हम पेरेंट सेल भी कहते हैं। मातृ कोशिका या पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। तो इस मातृ कोशिका से क्या होता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक समसूत्री विभाजन में एक बार में आपका एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये पुत्री कोशिका है, पुत्री कोशिका जिसे हम डॉटर सेल भी कहते हैं, पुत्री कोशिका। और ये पहली पुत्री कोशिका है, ये आपकी दूसरी पुत्री कोशिका है, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। इसमें क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर सेल, डॉटर सेल। सो एक मातृ कोशिका या पेरेंट सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपको याद रखना चाहिए कि DNA की जो मात्रा है वो किस में मापी जाती है, पिकोग्राम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, पिकोग्राम में मापी जाती है। तो समझो यहाँ जो है DNA की मात्रा, हम मान लेते हैं कि DNA की मात्रा जो है, DNA की मात्रा अगर आपके यहाँ 4 पिकोग्राम है, 4 PG मतलब क्या होता है, पिकोग्राम, पिकोग्राम, ग्राम, पिकोग्राम मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻12 ग्राम। तो 4 पिकोग्राम अगर DNA की मात्रा है मातृ कोशिका में, तो निर्मित जो इससे निर्मित जो पुत्री कोशिकाएं हैं इसमें भी क्या होगा, DNA की मात्रा कितनी होगी, DNA की मात्रा आपके 4 पिकोग्राम होगी। और यहाँ पे DNA की मात्रा कितनी होगी, 4 पिकोग्राम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या समान, और गुणसूत्र की जब संख्या समान तो DNA की मात्रा क्या होती है, समान होती है, क्योंकि गुणसूत्र में क्या होता है, आपका DNA आपका उपस्थित होता है। तो समान मात्रा में DNA का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह जो क्रिया है, ठीक है, जो DNA के निर्माण की क्रिया है वहाँ वो कहाँ संपन्न होती है, एस फेज में क्या होती है, आपकी संपन्न होती है। तो DNA, जैसे मैंने बताया कि DNA जो जैविक अणु होता है, इसे जैविक अणु इसलिए भी कहा जाता है कि अपने जैसी प्रतिकृति का क्या करता है, निर्माण करता है। अपने जैसी अणु का क्या करता है, तुम्हारा DNA अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बता दूं कि मैं सेल्सन एंड स्टॉल ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया था उसके अनुसार जो DNA का जो कुंडली है, 2 कुंडली नुमा संरचना होती है DNA की, एक कुंडली है और दूसरी कुंडली है, इससे जो आपका निर्माण जो होगा
अब यहाँ मेसेंसन ने क्या किया था, एक प्रकार के रेडियो सक्रिय संभारी का क्या किया था, आइसोटोप का क्या किया था, उपयोग किया था, और उसे कहा जाता है N15 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? N15 से जो है सामान्य डीएनए है, सामान्य डीएनए है आपका, सामान्य डीएनए, सामान्य डीएनए है। ठीक है, अब इसको उसमें क्या रखा, N15 में, है नहीं? तो ऐसा थाइमिडिन उसने यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन से क्षार होते हैं डीएनए में? एडनिन होता है, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। तो मेसेंसन ने क्या किया था, ये जो थाइमिडिन जो लिया था, वो थाइमिडिन क्या था, उसमें जो नाइट्रोजन था वो कौन सा था? नाइट्रोजन 15 है। और ये नाइट्रोजन 15 जो है ये क्या होता है? रेडियो सक्रिय संभारिक होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो सक्रिय संभारिक, जिसमें क्या होती है? रेडियो क्रियाशीलता के गुण पाए जाते हैं। तो आपका सामान्य डीएनए है, तो उन्होंने देखा कि आपका प्रथम चरण को जब डीएनए को जो नाइट्रोजन 15, ठीक है, इस संभारिक माध्यम में अगर उसकी वृद्धि की जाती है तो इसके फलस्वरूप जो डीएनए की 2 प्रतिकृति का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, ये आपका जो है एक होगा N15 और दूसरा जो सामान्य जो होता है N14, और फिर यहाँ जो है यहाँ N15 और N14। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डीएनए के प्रतिकृति का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, पुराना वाला जो कुंडली के गुण पाए जाते हैं, और दूसरा जो होता है नए कुंडली के गुण पाए जाते हैं। तो इसने सामान्य डीएनए लिया और इसको किस माध्यम में इसमें वृद्धि की, इसकी N15, जो क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। क्या होता है? रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, रेडियो सक्रिय। तो रेडियो सक्रिय होता है। तो उसने देखा कि आपको जो प्रथम चरण में जो आपको डीएनए की प्रतिकृति मिल रही है, उसमें क्या होता है, एक सामान्य डीएनए, एक कुंडली में सामान्य डीएनए है और दूसरी में क्या है आपका जो है रेडियो सक्रिय जो है। उसी तरह जो दूसरा जो डीएनए है उसमें भी क्या है, एक कुंडली जो है N15 द्वारा निर्मित है और दूसरा जो है उसमें N14 की उपस्थिति पाई जाती है। तो हम लोग इसके बारे में जो डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है, उसमें कैसे एक कुंडली दूसरे कुंडली से अलग होता है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, हेलिकेज एंजाइम का क्या उपयोग है, टॉपोआइसोमरेज एंजाइम का क्या उपयोग है, एसएसबी प्रोटीन का क्या उपयोग है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या उपयोग है, आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग क्या है, और ये सारे एंजाइम मिलकर कैसे डीएनए की नई प्रतिकृति का निर्माण करते हैं, हम इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।